स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि ये क्यों की बेटी जिसे अब तक अपना नाम नहीं मिला था, जिसे जस्ट अभी अभी अपना नाम मिल ही गया था, सुइसु, और आखिरकार वो अपनी बेटी को बचाती बचाती खुद मर गई। ये क्यों जो थी उसे सैंगवॉक ने जान से मार दिया था क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी चेंज करनी थी और अपनी बेटी की बॉडी में ट्रांसफर होना था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही देखते हैं कि ईसु बहुत जोर जोर से रोने लगती है और सैंगवॉक के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर आपने इन्हें क्यों मारा, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था। जहाँ पे सैंगवॉक कहता है कि अभी मेरी किसी काम की नहीं थी, मेरे काम की सिर्फ और सिर्फ अब तुम हो, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। ईसु रोती रह जाती है कि उसने अपनी माँ को बचाने के लिए तो उसे मॉन्स्टर बनाया और उसके बाप ने उसे मार डाला जान से। उसके बाद में वो अपनी ही बेटी को अपने हाथ से पकड़ लेता है, गला दबाने लगता है, उसे जान से मारने लगता है और अपनी बॉडी का वो जो स्लाइमी सा मॉन्स्टर था वो अपनी बेटी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। लेकिन तभी ईसु तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो वो न जाने कैसे बस जैसे सैंगवॉक को हाथ भी लगाती है तो बहुत ज्यादा पावर्स निकलती है और सैंगवॉक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और ईसु को जमीन पे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि ये सही टाइमिंग नहीं था कि वो अपनी बेटी के अंदर ट्रांसफर हो सके, इसी कारण वो अपनी बेटी को उठा के यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में सीन यहाँ MH4 यानी कि चश्मिश के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ह्यूनसू अभी भी इसके पीछे ही पड़ा था, ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसे लग रहा था कि ह्यूनसू ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन ह्यूनसू इसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे ये जो चश्मिश था ये भी ह्यूनसू के कंटिन्यूअसली उंगली करता जा रहा था और बोलता है कि अच्छा तूने अपने अंदर वाले ह्यूनसू को मार दिया क्या। जहाँ पे ये जो ह्यूनसू था जिसके ऊपर भी मॉन्स्टर हावी हो रखा था वो बोलता है कि ऐसे कैसे बोला तू, उसने कभी भी अपने अंदर वाले ह्यूनसू को नहीं मारा है बल्कि वो एक अच्छा इंसान है। जिसपे ये चश्मिश कहता है कि अच्छा तो क्या बात है, आज तो उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उसे तो कब का मर जाना चाहिए था। जहाँ पे ह्यूनसू कहता है कि पहले अपनी हालत देख उसके बाद में बात कर, और फिर से बेचारे इस चश्मिश को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब तो बेचारे के ऊपर दया ही आने लग गई थी। जिसके बाद में हम यूनियू को देखते हैं जो कि योंग के साथ में देख रही थी कि आखिर ह्यूनसू कहाँ पे गया है। जमीन पे उसे खून के निशान मिलते हैं और कहीं ना कहीं यूनियू को लग रहा था कि शायद अब ह्यूनसू कभी भी वापस से इंसान वाले ह्यूनसू में नहीं बदलेगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को मार रहा है। वो हानी और योंग को बताती है कि उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानता है पहले से, लेकिन वो उसका दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं था। योंग अब यूनियू को कहता है कि क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि अगर ह्यूनसू के ऊपर उसका मॉन्स्टर भी हावी है तब भी वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करता, वो हमें से किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, यानी कि उसका मॉन्स्टर भी इतना खराब नहीं है, वो ह्यूनसू की बात सुनता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो कि उसे रोक सकती हो और वापस से बुला सकती हो। तभी यहाँ पे हानी को कुछ सुनाई देता है, वो जमीन के ऊपर कान लगाती है और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है। ये गाड़ी और किसी की नहीं, इसके अंदर सार्जेंट किम और बैठा था योनयोक, जिसका यूनियू काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि काश उसका भाई जिंदा हो और बस एक बार वो अपने भाई को देख पाए। और आखिरकार वो अपने भाई को देखती है गाड़ी में से गुजरता हुआ, वो चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि वो जिंदा है, मेरा भाई आखिरकार जिंदा है जिसे मैं ढूंढ रही थी। लेकिन तभी जिसके बाद हम ह्यूनसू को देखते हैं जिसने अपने पंखों के अंदर इसी चश्मिश को पकड़ रखा था और सार्जेंट किम गाड़ी लेकर आता और सीधे से उड़ा देता है। सार्जेंट किम की इससे अलग ही दुश्मनी चल रही थी क्योंकि सार्जेंट किम और इसके साथ में 4 सार्जेंट्स और आए थे, लेकिन ये MH2, MH3, MH4 ने इन बेचारे सार्जेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था, जिंदा ही नहीं छोड़ा था और सबसे बुरा तो ये चश्मिश ही था। इसी के कारण सार्जेंट किम निकल के पहले तो इसी बुरी तरीके से मारते हैं। यहाँ पे चश्मिश कहता है कि अरे यार जो भी आ रहा है मुझे क्यों मार रहा है। उसके बाद में ह्यूनसू एक बस के अंदर फंस गया था क्योंकि उसकी भी कार से टक्कर हुई थी, तो योनयोक जो है वो बस के अंदर जाता है। अब योनयोक और ह्यूनसू दोनों ही अभी असल के अंदर मॉन्स्टर ही है। जो ह्यूनसू है वो एक सेमी मॉन्स्टर है, कह सकते कि स्पेशल इन्फेक्टी है, और जो योनयोक है वो एक नियो ह्यूमन में बन चुका है। लेकिन दोनों की मेमोरी एकदम शार्प है, दोनों ही एक दूसरे को पुराने टाइम से जानते हैं। और जो योनयोक था वो हमेशा से ह्यूनसू से काम कराया करता था। अब गाइस फर्स्ट सीजन को याद करिए जहाँ पे योनयोक था एक इंसान और ह्यूनसू के मॉन्स्टर बनने के बावजूद भी वो उससे काम करवाता था कि तू ऊपर की बिल्डिंग में जा और सारे मॉन्स्टर्स को मार और खाने पीने की चीजें ले लेकर आ। तब से ह्यूनसू उसकी बात माना करता था और आज भी कहीं ना कहीं ये योनयोक नियो ह्यूमन बनने के बाद में ह्यूनसू के ऊपर अपनी दादागिरी जमाना चाहता था, उसे काम करवाना चाहता था। ह्यूनसू से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन पता चलता है कि जो नियो ह्यूमन बन के योनयोक आया है इसमें काफी ज्यादा स्टेमिना आ गया है, बहुत ज्यादा फुर्ती आ गई है, वो इतने बड़े बड़े ह्यूनसू के पंखों से भी नहीं मर रहा था, बहुत ज्यादा फास्ट था। यहाँ पे ह्यूनसू का मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूनसू ने तुम्हारी मदद करी है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं मॉन्स्टर होकर तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। जहाँ पे योनयोक एक बहुत ही उंगली करने वाली लाइन कह देता है ह्यूनसू को कि तुम्हारे पास में पंख है और तुम पंख के बिना लड़ ही नहीं सकते हो, यानी कि तुम मॉन्स्टर हो लेकिन मॉन्स्टर वाली काबिलियत नहीं है तुम में, लड़ने के लिए तुम्हें हमेशा पंख ही चाहिए। जिसके बाद तो ह्यूनसू अब अपने पंख को अंदर कर लेता है, उसके बाद में हाथ से फाइट करता है, खुद को प्रूफ करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में गलती से उसने योनयोक की बात मान ली। जैसे योनयोक उसे उंगली करता है तो उसने पंख तो हटा ही लिया, कहीं ना कहीं वो उसकी बात तो मान ही रहा है। यहाँ बाहर खड़ी होकर यूनियू रोने लगती है और अपने भाई को रिकॉग्नाइज करने लगती है कि फाइनली उसका भाई जिंदा है। और ये चीज देख के अंदर खड़ा होके योनयोक कहता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। जिसके बाद तो ह्यूनसू को बहुत बुरा लगता है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहना, और उसके बाद में योनयोक को बहुत बुरी तरीके से मारता है ह्यूनसू। यहाँ पे बाहर खड़ी होके यूनियू चिल्लाने लगती है कि मेरे भाई को मत मारो, प्लीज मेरे भाई को मत मारो, और योंग उसे पकड़ लेता है कि प्लीज रुक जाओ, अभी तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों ही हद से ज्यादा ताकतवर थे, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते जा रहे थे और बाहर यहाँ पे वो चश्मिश पिटता जा रहा था, यानी कि MH4, क्योंकि सार्जेंट किम उससे अब बदला लेते जा रहे थे। जितने भी उसके बेचारे दोस्त सोल्जर सारे मरे थे उन सबका बदला वो
गोली मार मार के इसके अंदर घुसाते जा रहे थे। लेकिन तभी सही टाइम पे योंग आ जाता है और अपने सार्जेंट किम को पीछे करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये जो मॉन्स्टर है इसके अंदर से वो जो लिक्विड निकल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहरीला है, किसी के ऊपर गिर गया तो बेचारा कोई भी मर जाएगा। और इतनी देर के अंदर ये चश्मिश फिर से भाग जाता है और वो चश्मिश इस बार इतना बुरी तरीके से बदला निकालता है कि सीधा उसी बस के ऊपर चढ़ जाता है जिसके अंदर सैंगवॉक और योनयोक दोनों ही थे, और उनके ऊपर इतना भयानक वाला लिक्विड निकाल देता है, इतना सारा लिक्विड की पूरी गाड़ी ही कवर हो जाती है और वो दोनों इसके अंदर फंस जाते हैं और फिर वहां से भाग जाता है। यहाँ पे यूनियू रोती रह जाती है कि उसका भाई बेचारा अभी तो जिंदा हुआ है और अभी के अभी इस बस के अंदर फंस गया। यहाँ पे अब इन दोनों के ऊपर यही मटेरियल गिरने लगता है। तो अब योनयोक फिर से ह्यूनसू को पागल बनाता है और कहता है कि है ना तुम्हारे पास में बड़े बड़े पंख, खोलो ना, किस काम की आखिर वो। और ह्यूनसू न जाने मॉन्स्टर होने के बावजूद भी योनयोक की बात सुनते हुए उसकी मदद करता है और अपना पंख खोल देता है। अब यहाँ पे जो योनयोक था वो ह्यूनसू को कहता है कि मैं तो तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने काबिल हो। ह्यूनसू फिर से उसकी बातों के अंदर आ जाता है और अपने पंख से उस बस के अंदर एक छेद कर देता है ताकि योनयोक यहाँ से बाहर निकल सके। और फिर योनयोक को कहता है कि अगर तुम में दम है तो यहाँ से जंप करके दिखाओ। यहाँ पे दूसरी तरफ जो सार्जेंट किम थे वो यूनियू के पास में आते हैं और उसे समझाते हैं कि जो वो लड़का है वो तुम्हारा भाई नहीं है, बल्कि वो तो इंसान भी नहीं है। और उसके बाद में बाकी सब लोगों को लेके यहाँ से जाने लगते हैं, यानी कि जो उनका खुद का सोल्जर था योंग और इसी के साथ में हानी, यूनियू, इन सबको लेके यहाँ से जाने लगते हैं। ह्यूनसू ने बिल्कुल सही टाइम पे उस बस का एक हिस्सा खोल दिया था और योनयोक को यहाँ से जंप करने के लिए बोला। योनयोक यहाँ से जाने से पहले ह्यूनसू से पूछता है कि आखिर तुम कैसे बाहर निकलोगे। तो ह्यूनसू कहता है कि तुम अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र मत करो। योनयोक तो यहाँ से बाहर निकल गया था और बेचारा ह्यूनसू अंदर फंस जाता है। सार्जेंट किम की गाड़ी का पेट्रोल बीच के अंदर ही खत्म हो जाता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो हैंड टू हैंड यूनियू वहाँ से नीचे कूद जाती है, क्योंकि उसे तो अपने भाई के पास जाना था, वो किसी के रुकने से नहीं रुकती। या योनयोक देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। असल के अंदर उसके पास अपनी मेमोरीज तो थी कि वो उसकी बहन है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यूनियू यहाँ पे बहुत जोर जोर से रोती है उसके सामने कि भाई तुम वापस आ गए, तुम जिंदा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन योनयोक कोई भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं है, बल्कि उल्टा ये कहता है कि आखिर तुम ढूंढ क्यों रही हो मुझे, स्टेडियम का रास्ता पता है क्या तुम्हें, आखिर तुम्हारे पास कोई वजूद क्या है मुझे ढूंढने का, ये लड़का तो तुम्हारा असली भाई भी नहीं था और आखिर तुम मेरा इंतजार कर ही क्यों रही थी। यूनियू बेचारी रोती रह जाती है, रोती रोती कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रोज रोती थी और तुम्हें बस पाना चाहती थी कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, बस मैं तुम्हें एक बार देख पाऊं। और आखिरकार यूनियू को भी पता चल गया था कि ये उसका भाई नहीं हो सकता है, बल्कि वो तो सच में एक इंसान नहीं है, सच में एक मॉन्स्टर में बदल गया है। यहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट सीजन के अंदर योनयोक ने कहा था कि वो उसकी बहन के पास लौट के जरूर आएगा। इसी के कारण योनयोक अपने भाई को उसी का चश्मा और एक पिक्चर निकाल के और नामों वाली लिस्ट निकाल के देती है जहाँ पे उसके भाई ने वादा किया था कि वो लौट के वापस आएगा। अब गाइस अगर हम एक तरीके से देखें तो ये न्यू ह्यूमन चाहता तो यूनियू के पास में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के पास में आया, अपना वादा तो पूरा निभाया ना उसने कि वो अपनी बहन के पास में वापस आएगा। लेकिन वो अपनी बहन से ये बात नहीं करता कि तू कैसी है, इतने टाइम तक कहाँ रही थी, कुछ भी बात नहीं करता। यूनियू पूरी अब खुद की उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये उसी का भाई है। जिसके बाद में सीन यहाँ ईसू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये क्यों की बेटी अब जो सैंगवॉक था वो उसे पकड़ के ले आया था और उसे अब जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो टेंटिकल्स वाली लड़की थी यानी कि MH3 सच में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी और ईसू से पूछती भी है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। ईसू कहती है मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, तो ये लड़की कहती है कि वो मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद में सैंगवॉक लड़खड़ाता हुआ सीधा वापस से डॉक्टर लिम के पास ही पहुंचता है। अब गाइस अगर किसी को भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम थी या जरूरत थी तो वो लिम के पास ही आता था। अब यहाँ पे सैंगवॉक की ऐसी एक आंख फूटी हुई देखकर लिम कहता है कि आखिर ये क्या करवा के आए तुम। जहाँ पे सैंगवॉक कहता है कि बस कुछ नहीं, खुद के फियांसे की निशानियां हैं, यानी कि वो ये क्यों से अभी मिल के आया था और ऑब्वियसली बात है ये क्यों तो उसे जरूर लड़ती। वो डॉक्टर लिम को कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने आज तक उसे कहीं भी नहीं देखा, तुम कहीं मुझसे कुछ चीजें छुपा तो नहीं रहे हो। तो डॉक्टर लिम कहता है कि नहीं मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। असल के अंदर सैंगवॉक यहाँ पे डॉक्टर लिम के पास में अब ये चीज ढूंढवाने के लिए आया था कि वो उसकी बॉडी को कैसे ट्रांसफर करा सके। डॉक्टर लिम के पास में पहले सार्जेंट भी आ रहे थे, सार्जेंट था कि आखिर वो स्पेशल इन्फेक्टी कैसे बन सकते हैं, और सेम टाइम पे सैंगवॉक भी आके कहता है कि तुमने ही मेरी बॉडी को ट्रांसफर करा था, तो आखिर अब तुम ही बताओगे कि मेरी बॉडी वापस से कैसे ट्रांसफर होगी, मैं अपनी बेटी का शरीर कैसे ले सकता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर लिम कहता है कि जो चीजें तुम खुद कोशिश कर रहे हो, 1 साल से लोगों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, न जाने कितने मॉन्स्टर बना दिए, न जाने कितने स्पेशल इन्फेक्टी बना दिए, तो आखिर तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एक दिन के अंदर तुम्हारा काम करके दे सकता हूँ। लेकिन सैंगवॉक तो पकड़ लेता है डॉक्टर लिम को कि अगर तूने नहीं बताया तो मैं तो तुझे ही सबसे पहले मारूंगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर लिम का दिमाग काम करता है और वो सैंगवॉक को एक तरीके से बच्चों वाली गोली दे देता है कि याद करो जिस वक्त तुम मरे थे, मैंने तुम्हें इतना पेन दिया था या मैंने तुम्हें इस कंडीशन के अंदर डाल दिया था कि तुम्हें अपनी बॉडी छोड़नी पड़ी, तो क्यों तुम वो सारी बातें याद नहीं करते, वो सारी सिचुएशन याद करो जहाँ पे तुम ऑलमोस्ट मरने की कगार पे थे। तुम मरे नहीं थे लेकिन वो मौत तुम्हें छू चुकी थी, तो तुम्हें वापस से वही चीज रिपीट करनी है, तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है लेकिन उस दर्द को झेलना है जिससे कि तुम अपनी बॉडी छोड़ दो। मियोंग की बॉडी ऑलरेडी 2 बार ये चीजें कर चुकी थी। सेकंड सीजन में हमने देखा था कि एक लड़के की बॉडी उसने ली थी और उसके बाद में उसने सैंगवॉक की बॉडी ली थी। अब यहाँ पे जो MH2 था ये आपस में एक दूसरे के लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता था, MH3 MH4 को। इसी के कारण MH2 को इस चश्मिश की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर वो गया कहाँ पे, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। इतनी देर में सैंगवॉक यहाँ पे आ जाता है और MH2 को बताता है कि इन्हें अब तैयारियां शुरू करनी है। असल के अंदर उसे इस चीज के बारे में पता चल गया है कि वो अपनी
अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे स्टेडियम के अंदर देखते हैं जहाँ पे सारे लोग थे। एक वक्त वो टाइम था जब अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता था तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये एक गंजे से अंकल थे जो कि आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। कंटिन्यूअसली मुंह से खून निकल रहा था, लोग डर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत छाती चौड़ी करके आगे आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे स्पेशल इन्फेक्टी ही सब लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। और उन्होंने ही नया रूल बनाया है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो गया है तो वो किसी से डर के नहीं रहेगा, बिल्कुल सामने सामने रहेगा। तो ये भी यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं जल्द ही मॉन्स्टर बन जाऊंगा, बिल्कुल उन लोगों के जैसे बन जाऊंगा, फिर देखना कि आखिर तुम लोग मेरे साथ में कैसा बिहेव करते हो। यहाँ पे लोग डर गए थे और अब तक MH2 भी आ गया था और वो इस खून निकलने वाले आदमी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कुछ चीजें अभी भी कंफर्म करना बाकी है, तब तक तुम बाकी लोगों के साथ में ही रहोगे। और बाकी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब लोगों को रूल्स पता है ना, कोई भी इसके साथ में अलग बिहेव नहीं करेगा। लोग चिल्लाने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, अब हमें मॉन्स्टर्स के साथ में रहना पड़ेगा, इन्फेक्टीज के साथ में रहना पड़ेगा ताकि हम भी इन्फेक्टी बन जाएं क्या। जिसके बाद में हम चीफ की बेटी को देखते हैं जो कि यहाँ से निकल ही रही थी कि तभी यहाँ पे फादर आ जाता है और वो उसी बात करने लगता है। और यहाँ पे वो चीफ की बेटी की फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है जो कि यहाँ से भाग गई थी, उसका नाम सोनवा था। तो फादर कहता है कि क्या सोनवा ठीक तो है। तो यहाँ पे चीफ की बेटी को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है कि क्या तुम सोनवा को पहले से जानते हो क्या, वो भी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करने लगती है। तो यहाँ पे फादर मना कर देता है कि नहीं, वो उसे पहले से नहीं जानता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे सार्जेंट किम, योंग, हानी, इन सब लोगों को देखते हैं जो कि अभी स्टेडियम की तरफ पहुंच गए थे और देख रहे थे कि जो MH4 है यानी कि वो चश्मिश, वो भी यहाँ पे टूटा फूटा सा पहुंच गया था, बस इन्हें सही टाइमिंग देखनी और अंदर घुसना है। अब यहाँ पे चश्मिश सीधा सीढ़ियों के ऊपर आके गिर गया था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। MH2 उसके पास में आता है और उसे गले से लगा लेता है। ये चश्मिश भी बहुत बुरी तरीके से रोता है क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, ह्यूनसू ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था, तो कहीं ना कहीं MH2 को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके साथ में ये अच्छा नहीं हुआ। अब यहाँ पे इसे सैंगवॉक के पास में लेके आया जाता है और पता चल जाता है सैंगवॉक को कि आखिरकार उसका पुराना जो एनिमी था यानी कि दुश्मन ह्यूनसू, वो जिंदा है अभी तक और उसे ढूंढने के लिए, उसे मारने के लिए स्टेडियम आने वाला है। जहाँ पे ये चश्मिश कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे बहुत परेशान किया, मैंने भी उसे बहुत ज्यादा मारा, इवन मैं तो उसे मरने की कगार पे छोड़कर आया हूँ। जहाँ पे ये सैंगवॉक कहता है कि क्या तुमने देखा था कि ह्यूनसू मर गया है? अगर तुमने उसे देखा नहीं है कि वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। सैंगवॉक खुद जानता था ह्यूनसू की पावर को कि ह्यूनसू सच में पावरफुल था। यहाँ पे दूसरी तरफ हम यूनियो को देखते हैं जो कि अपने भाई से बात ही कर रही थी और फिर उसे एकदम से याद आता है ह्यूनसू भी बस के अंदर ही बैठा है, जो कि इस जलती हुई सी बस के अंदर है और हो सकता है मर भी जाए। योनियो कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि वो खुद को प्रूफ भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यूनियो कहती है कि वो आखिर तुम्हें क्यों साबित करेगा, तुम क्या लगते हो उसके? जहाँ पे योनियो कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो तो एक इंसान नहीं है, और अगर तुम इंसान नहीं हो तो फिर आखिर हो कौन तुम? जहाँ पे योनियो बताता है कि वो न्यू ह्यूमन है और अगर तुम मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पुरानी यादें हैं लेकिन इमोशंस नहीं है। यूनियो कहती है तो फिर बताओ आखिर क्या तुम मुझसे नफरत करते भी हो या नहीं करते हो? क्योंकि फर्स्ट सीजन के अंदर तो गाइस ऐसा ही था कि इन दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत झगड़ा होता रहता था, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। लेकिन आखिर आते आते तक यूनियो को पता चल गया था कि उसका भाई योनियो उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो योनियो कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा होना या नहीं होना मेरे लिए बिल्कुल एक बराबर है। यूनियो कहती है कि जब तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती थी तब तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़े रहते थे। तभी यहाँ पे योनियो उसी चश्मे को पहनता है जो कि उसकी पुरानी बॉडी लगाया करती थी, लेकिन ये चश्मा उसके कोई काम का नहीं है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। जिसके बाद में सीनियर सार्जेंट थाक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि डॉक्टर किम के पास में ही था। अभी डॉक्टर किम के पास में वो प्रॉब्लम लेकर आया था क्योंकि उसे स्पेशल इन्फेक्टी बनना था, और अब यहाँ पे डॉक्टर लिम के पास में नया सॉल्यूशन मिल गया था उसे कि ये जितने भी स्पेशल इन्फेक्टी अगर इनमें से किसी एक इंसान को यहाँ पे ले आया गया तो जरूर उनके अंदर से निकलने वाली चीज से जो सार्जेंट थाक है वो स्पेशल इन्फेक्टी बन सकता है, यानी कि मॉन्स्टर में तो नहीं बदलेगा, आधा इंसान आधा मॉन्स्टर बन के रहेगा। और अब जिसकी जरूरत थी वो वही टेंटिकल्स वाली लड़की थी। अब यहाँ पे डॉक्टर लिम एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है कि जो फर्स्ट MH1 था जिसके ऊपर सारे के सारे टेस्ट करे गए थे, उसी की ब्लड से MH2, MH3, MH4 बने थे और वही ब्लड इन बॉडीज के अंदर है। तो 110% उन बॉडीज के अंदर वो ब्लड होगा क्योंकि वो एक कैप्सूल के अंदर बना के रखा गया था। अगर वो ब्लड इन्हें मिल जाता है तो जरूर सार्जेंट थाक के काम आ सकता है। डॉक्टर लिम कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग है, जाके उसे ले आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे सार्जेंट थाक को भी पता चल जाता है कि आखिर जो सैंगवॉक है वो अपनी बॉडी छोड़कर अपनी बेटी की बॉडी के अंदर जाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि सैंगवॉक खुद को मारने के लिए, क्योंकि खुद की उससे बॉडी ट्रांसफर करनी थी, तो उसे एक बहुत बड़ा कैंप फायर बनाना था। तो वो स्टेडियम के लोगों के सारे कपड़े, सामान, जो भी उनके पास इंपॉर्टेंट चीजें था उन सबको मंगवाने लगता है और बिल्कुल बीच में इकट्ठा करवाने लगता है। अब यहाँ पे वो अंकल और ये जो एक चश्मिश था जिसे बीच के अंदर से उठा के लेकर आए थे, ये आपस में भिड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें खाना वाना चाहिए था। तभी थाक यहाँ पे उसी टेंटिकल वाली लड़की के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ईसू के पास में जाना है तो इसे चेक कर सकती हो। अब जैसे ये टेंटिकल वाली लड़की यानी कि MH3 आगे बढ़ती है, उस ट्रॉली को चेक करती है, तो सार्जेंट थाक उसके अंदर एक बेहोश होने का इंजेक्शन ठोक देते हैं ताकि वो बेहोश होकर गिर जाए और थाक उसे वहाँ से ले जाते हैं। ये सारी की सारी चीज वो छोटा सा किम युनसू देख लेता है और भाग के ईसू के पास पहुंचता है। वो ढूंढता है उसे, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ईसू तो बैठ के बुरी तरीके से रो रही है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही तो थी और उसकी मॉम भी अब जिंदा नहीं बची थी और अब उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए क्योंकि उसकी मॉम ने तो उसे भागने के लिए कहा था। जहाँ पे ये किम युनसू कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो, तुम हमारे साथ आओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में।
लेकिन उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। वो यीशु को छुड़ाने के लिए यहाँ का ताला वाला खोलने लगता है, लेकिन तभी यीशु आगे बढ़ती है और इस किम युन सू को कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें मॉन्स्टर बनना है, मैं तुम्हें मॉन्स्टर बना सकती हूँ। मैंने सुना था तुम चाहते थे मॉन्स्टर बनना। कहीं ना कहीं ये छोटा सा बच्चा पहले तो डर गया था, क्योंकि एकदम से अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो इसके लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। और उसके बाद में वो किम युन सू का हाथ पकड़ लेती है। अब गाइस हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यीशु अगर किसी का भी हाथ पकड़ती है तो वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो ऐसा ही होता है, बेचारा ये किम युन सू का पता नहीं क्यों 5th एपिसोड के अंदर ही रोल खत्म कर दिया जाता है और उसे एक मॉन्स्टर बना दिया जाता है। जिसके बाद में सीनिया इसी चश्मिश के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि यीशु से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यीशु तो यहाँ से गायब है, भाग गई है। और दूसरी तरफ वो दूसरा चश्मिश इस पूरे स्टेडियम के अंदर खाने वाने की चोरी कर रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी उसे यीशु दिख जाती है। यहाँ पे सैंगवॉक को भी ये बात पता चल जाती है कि यीशु गायब हो गई है, लेकिन सैंगवॉक को पता था कि आखिर वो बची जाएगी तो जाएगी कहाँ, भाग के यही कहीं पे छुपी हुई होगी, जहाँ पे ये MH4 चश्मिश कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। लेकिन सैंगवॉक भड़का हुआ था और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो है नहीं, तुम आखिर क्या ही मदद करोगे मेरे, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे ये MH2 कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि सारी गलती मेरी है, आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। सैंगवॉक कहता है कि अगर तुम्हें सजा लेनी है तो फिर तुम सजा पाओगे, क्योंकि तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तुमसे अच्छे तो ये इंसान ही है। लेकिन तभी ये MH4 रोता रोता आता है और MH2 की जान बचा लेता है कि हम दोनों को माफ कर दीजिए, हम आपका सारा काम कर देंगे। यानी कि सैंगवॉक अपने ही लोगों का सगा नहीं था और उन्हें भी एक ना एक दिन जरूर मार देगा। यहाँ दूसरी तरफ जब सारे लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे तभी वो मिस उस छोटे से बच्चे को ढूंढने लग जाती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया, और चीफ की बेटी को भी कहती है कि आखिर तुमने उसे देखा क्या। जहाँ पे चीफ की बेटी इस लेडी को बताती है कि तुम्हें उस बच्चे को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, सार्जेंट थाक ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, वो हम सब लोगों को यहाँ से निकालने वाले हैं। ये लेडी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जहाँ पे ये कहती है कि तुम उसके बारे में मत सोचो, बस इतना करो कि उस बच्चे को ढूंढो और अपने पास में रख लो, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी हम सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब वो लेडी हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है कि आखिर योनसू कहाँ पे गया। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन होता है कि सारे स्टेडियम के लोगों को एक जगह इकट्ठा होना है। अब यहाँ पे एक तरफ जो डॉक्टर लिम थे वो इस टेंटिकल वाली लड़की का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके पेट के अंदर इन्होंने कुछ तो रखा था, वही यानी कि MH1 का ब्लड, उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन तभी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि सारे लोग एक साथ में इकट्ठे हो जाओ। सार्जेंट थाक को लगता है कि जरूर उसकी बात बाहर निकल गई है और वो पकड़ा जाएगा। अब तक यहाँ पे सारे लोग स्टेडियम के बीच में इकट्ठे हो चुके थे। सैंगवॉक सबके बीच में आता है और सबको अपना काम बताना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके लोग तो अब काम कर नहीं रहे हैं, तो इंसान ही उसका काम करके देंगे। अब वो सबको यीशु को ढूंढने के पीछे लगा देता है और कहता है कि तुम सारे लोग जल्दी मॉन्स्टर बनने वाले हो, तुम लोगों के साथ में बहुत अच्छा होगा, तुम लोग बहुत लंबी लाइफ जियोगे, मेरी बेटी बहुत स्पेशल है, तो कुछ भी करो उसे ढूंढ के निकालो, जल्दी हम इस जगह को बंद करने वाले हैं, सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से रहेंगे मॉन्स्टर बनके। ये चश्मे वाला फिर से यीशु को ढूंढने के लिए भाग जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उसे ढूंढा था। अब यहाँ पे सार्जेंट थाक अलग ही खड़ा था बेचारा, और तभी सारे सोल्जर्स यानी कि क्रो प्लाटून वाले थे वो पास में आते हैं। सार्जेंट थाक को लगा था कि कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन ये क्रो प्लाटून वाले कहते हैं कि आप जैसे भी हैं हमें एक्सेप्टेड है, आप जो कहेंगे हम आपकी ही बात सुनेंगे। थाक इस बात को सुन के कहीं ना कहीं खुश हो जाता है कि अभी भी उसके लोग उसमें विश्वास करते हैं, अभी भी उसके लोग उसमें बिलीव करते हैं और ये वापस वही करेंगे, यानी कि पुराने प्लान को ही फॉलो करेंगे, सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ सीनिया यूनियो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसे याद आता है कि उसने ह्यूनसू के साथ में एक शर्त करी थी 3 दिन वाली कि वो ह्यूनसू को वापस ले आएगी, लेकिन अभी भी उसमें टाइम था और ह्यूनसू तो इस जलती हुई बस से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। सेम टाइम पे योनियो को भी लगता है कि बहुत देर हो गई, वो तो एक नंबर का नाकारा निकला, मुझे तो लगा था कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा और बाहर निकल जाएगा, अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। यूनियो जाते हुए उसे टॉन्ट मार ही देती है कि तुम्हें लोगों को छोड़ने की आदत अभी भी नहीं गई है, क्योंकि सीजन 1 के अंदर भी वो अपनी बहन को छोड़ ही चुका था, हालांकि तब वो मॉन्स्टर बनने वाला था, अभी वो न्यू ह्यूमन बन गया है तो भी यहाँ से जा ही रहा है। लेकिन जो भी था यूनियो को इस बात की खुशी है कि वो जिंदा है, वापस से लौट आया है और कुछ भी हो जाएगा वो उसे वापस से लौटा के रहेगी, यानी कि उसे इमोशंस वापस से दे के रहेगी, फिर चाहे वो हो या फिर ह्यूनसू हो। और तभी हमारे हीरो की वापस से एंट्री हो जाती है, यानी कि ह्यूनसू की। वो जलती हुई बस के अंदर भी एक अपना पंख को जोर से मारता है। गाइस हमें फर्स्ट सेकंड सीजन के अंदर ही पता चल गया था कि ह्यूनसू के पास जो पंख है उसके अंदर गर्म होने की पावर है, यानी कि अगर वो जल भी रहे होंगे तो भी वो अच्छे ही रहेंगे। और तभी यहाँ से ह्यूनसू बाहर निकल जाता है और इसी के साथ गाइस ये ऑसम एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।